गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए जी, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारे इस एक्ट की लास्ट क्लास है। आज के क्लास में हम ये चैप्टर पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जो होने पे पेनल्टीज इंपोज की जाएंगी, और उन ऑफेंस के रिगार्डिंग पेनल्टीज क्या है वो भी हमें देखनी है। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। ये कह रहे हैं कोई भी पर्सन अगर सेंट्रल अथॉरिटी के डायरेक्शंस फॉलो करने में फेल हो जाएगा। ठीक है, अब सेंट्रल अथॉरिटी की कौन से डायरेक्शन की बात की जा रही है? वो डायरेक्शन जो सेंट्रल अथॉरिटी सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21 में इश्यू करती है। सेक्शन 20 और सेक्शन 21 में जो डायरेक्शन सेंट्रल अथॉरिटी इशू करेगी उन डायरेक्शंस की बात की जा रही है। सेक्शन 20 में कौन से डायरेक्शन इशू किए जाते हैं? पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रिकॉल गुड्स। और 21 के अंदर अगर किसी पर्सन ने कोई फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इशू की है उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर सकता है। कौन? सेंट्रल अथॉरिटी। ये सेक्शन 20 और सेक्शन 21 में लिखा हुआ था, हमने डिस्कस भी किया था इसको। आप देखते हैं कि इसकी पेनल्टी क्या है। तो ये बोल रहा है कि सेक्शन 88 में लिखा हुआ है कोई भी पर्सन अगर सेंट्रल अथॉरिटी की डायरेक्शंस फॉलो करने में फेल हो जाएगा। कौन से सेक्शन की? सेक्शन 20 और 21 की। उस केस में उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट आ सकती है मैक्सिमम 6 मंथ्स की, फाइन मैक्सिमम 20 lakhs का, या फिर दोनों पनिशमेंट भी मिल सकती है। आगे लिखा हुआ है कि सेक्शन 20 किससे डील करता है और 21 किससे डील करता है वो बताया हुआ है। सेक्शन 20 डील करता है पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रिकॉल गुड्स, और 21 डील करता है पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू इश्यू डायरेक्शंस एंड पेनल्टीज अगेंस्ट फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 89, पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ये कह रहे हैं कि अगर स्टेट्स दैट एनी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने या फिर सर्विस प्रोवाइडर ने मार्केट में कोई फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इशू की अपना कस्टमर बेस इंक्रीज करने के लिए, अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है या सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है? फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इशू कर रहा है पब्लिक के अंदर। उस केस में उनके ऊपर क्या पनिशमेंट आएगी? देखिए, इम्प्रिजनमेंट दे रखी है मैक्सिमम 2 years की, विद फाइन, एंड विद फाइन है, साथ में फाइन भी आएगा मैक्सिमम 10 लाख रुपीस का। और अगर ऐसा ही ऑफेंस बार बार मैन्युफैक्चरर करता है या फिर बार बार सर्विस प्रोवाइडर करेगा तो एवरी सब्सीक्वेंट ऑफेंस बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच may extend to 5 years एंड विद फाइन विच may extend to 50 लाख रुपीस। ये हमारा था पनिशमेंट इन केस ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अब हम चलते हैं आगे, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय अ कोर्ट। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस। कॉग्निजेंस का मतलब है अवेयरनेस, मतलब कोई भी कोर्ट इस एक्ट में होने वाले ऑफेंस को लेकर के अवेयर कब होगा, एक्टिव कब होगा। मतलब अगर इस एक्ट में कुछ स्पेशल कोर्ट अपॉइंट किए हैं तो वो कोर्ट जो है इस एक्ट में होने वाले ऑफेंसेस को लेकर के अवेयर कब होंगे, एक्टिव कब होंगे, उनकी बात कर रहे हैं। सेक्शन 92 में डिफाइन किया हुआ है, नो कॉग्निजेंस शैल बी टेकन बाय अ कंपिटेंट कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 88 एंड सेक्शन 89 एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इट इन दिस बिहाफ। ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 88, ये रहा हमारा सेक्शन 88, सेक्शन 89, ये रहा 89। ये कह रहे हैं कि सेक्शन 88 और सेक्शन 89 को लेकर के कोई भी कंपीटेंट कोर्ट अपने आप से कभी भी अवेयर नहीं होगा, अपने आप से कोई इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करेगा। हमेशा सेक्शन 88 और 89 को लेकर के कंपीटेंट कोर्ट को कोई कार्रवाई करनी है तो वो कार्रवाई कब की जाएगी? जब एक सेंट्रल अथॉरिटी कंप्लेंट फाइल करेगी, इसके पास, स्पेशल कोर्ट के पास, कंपीटेंट कोर्ट के पास। तो सेंट्रल अथॉरिटी को सेक्शन 88 और सेक्शन 89 की कार्रवाई के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए कंपीटेंट कोर्ट के पास कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद ही कंप्लेंट जो हमारा कंपीटेंट कोर्ट है उस
उन सेक्शंस के ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा। आगे बोल रहे हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ये कह रहे हैं कि क्या सीपीए में होने वाले ऑफेंसेस को कंपाउंड करवा सकते हैं, कंपाउंडिंग अलाउड है या नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं। सेक्शन 96 दिया हुआ है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का। एज पर सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 88 and 89 may either before or after institution of prosecution be compounded on payment of such amount as may be prescribed। ये कह रहे हैं कि सेक्शन 88 और सेक्शन 89 में जब भी किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग हम पनिशमेंट दे रहे हैं, सेक्शन 88 में कोई पनिशमेंट दी जा रही है या सेक्शन 89 में कोई पनिशमेंट दी जा रही है, क्यों दी जा रही है? क्योंकि आपने कोई ऑफेंस परफॉर्म किया, कोई ऑफेंस किया, इसीलिए आपको उस ऑफेंस की पनिशमेंट या तो सेक्शन 88 में मिल रही है या सेक्शन 89 में मिल रही है। तो कह रहे हैं सेक्शन 88 और सेक्शन 89 में मिलने वाली पनिशमेंट को हम कंपाउंड करवा सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। आगे बोल रहे हैं इट मे बी नोटेड दैट नो कंपाउंडिंग ऑफ सच ऑफेंस शैल बी मेड विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट बिफोर विच अ कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 92। लीव का मतलब परमिशन, लीव का मतलब बनेगा परमिशन। अब यहां बात कर रहे हैं सेक्शन 92 की। सेक्शन 92 का रेफरेंस लिया हुआ है, सेक्शन 92 ये रहा हमारा, कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट। तो मतलब कोई भी कंपिटेंट कोर्ट जो है किसी भी प्रोसीडिंग को लेकर के अवेयर कब होता है? जब हमारी सेंट्रल अथॉरिटी उस कंपिटेंट कोर्ट के पास कंप्लेंट फाइल करती है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के अंदर सेक्शन 92 को रिलेट किया हुआ है। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसे केस की, कोई ऐसे ऑफेंस की कंपाउंडिंग करवानी है जिस ऑफेंस को लेकर के कंप्लेंट कहां फाइल्ड है? सेक्शन 92 के अंडर किसी कंपिटेंट कोर्ट के पास कंप्लेंट फाइल्ड है। देखिए यहां क्या बोल रहे हैं, अगर हमको एक ऐसे ऑफेंस की कंपाउंडिंग करवानी है जिस ऑफेंस को लेकर के कंप्लेंट जो है, कंप्लेंट कहां फाइल्ड है सर? कंपिटेंट कोर्ट में फाइल्ड है अंडर सेक्शन 92। तो उस ऑफेंस की कंपाउंडिंग करवाने के लिए हमको उस कंपिटेंट कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर सेक्शन 92 में किसी कंपिटेंट कोर्ट के पास कोई कंप्लेंट गई हुई है ऑफेंस को लेकर के, कौन से ऑफेंस को लेकर के? सेक्शन 88 और 89 के ऑफेंस को लेकर के, तो हम उस कंपिटेंट कोर्ट की परमिशन के बिना उस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं कर सकते, ऐसा लिखा हुआ है। आगे बोल रहे हैं फर्दर such sum shall not in any case exceed the maximum amount of fine which may be imposed under this act for the offense so compounded। अब कह रहे हैं कि जिस ऑफेंस को कंपाउंड किया जा रहा है, जिस ऑफेंस को कंपाउंड किया जा रहा है, उस कंपाउंडिंग के अंदर जो आप पेमेंट लोगे, जो सम रिसीव करोगे डिफेंडेंट पार्टी से या फिर डिफॉल्टिंग पार्टी से बोल दो, ठीक है, जो भी पेमेंट रिसीव की जाएगी किससे? डिफॉल्टिंग पार्टी से, वो जो पेमेंट है, वो जो सम है, वो एक्चुअल फाइन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। एक्चुअल फाइन का मतलब क्या हुआ? अगर हम उस ऑफेंस के कंपाउंडिंग ना करते तो एक्चुअल में जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो कितना फाइन पे कर दी, और कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो कितना फाइन ले रहे हैं? तो कंपाउंडिंग के केस में जो आप फाइन ले रहे हो, जो सम ले रहे हो, वो सम कभी भी एक्चुअल फाइन की अमाउंट से एक्सीड नहीं होगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पे थर्ड पैरा के अंदर। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 पे। प्रोवाइड्स दैट सेंट्रल अथॉरिटी और एनी ऑफिसर एज मे बी स्पेशली ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ में कंपाउंड ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी खुद से या फिर सेंट्रल अथॉरिटी के बिहाफ पे कोई ऑथराइज्ड पर्सन सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 के अंडर किसी भी ऑफेंस को कंपाउंड करवा सकता है। आगे बोल रहे हैं सेक्शन 96 सबसेक्शन 3 states that nothing in subsection 1 shall apply to person who commits the same or similar offense within a period of 3 years from the date on which the first offense committed by him was compounded। अब देखो यहां क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हमने कोई एक ऑफेंस परफॉर्म किया था, ठीक है, ऑफेंस परफॉर्म किया और उस ऑफेंस को हमने कंपाउंड करवा लिया, और विद इन 3 इयर्स, कंपाउंडिंग करवाने के 3 साल के अंदर अंदर हमने दोबारा से
एक वैसा ही ऑफेंस परफॉर्म कर दिया और अब हम दोबारा उस ऑफेंस को कंपाउंड करवाना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि दोबारा से कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होगी। मतलब एक कंपाउंडिंग और दूसरे कंपाउंडिंग के बीच में जो मिनिमम गैप है वो कितना होना चाहिए, 3 इयर्स का होना चाहिए। अगर 3 साल के अंदर अंदर आप दोबारा से सिमिलर ऑफेंस कर रहे हो और उसमें भी कंपाउंडिंग चाहते हो, तो कंपाउंडिंग आपको नहीं मिलने वाली। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे लिखा हुआ है एनी सेकंड और सब्सीक्वेंट ऑफेंस कमिटेड after the expiry of period of 3 years from the date on which the offence was previously compounded shall be deemed to be first offence। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने पहले कभी ऑफेंस किया था, उस ऑफेंस को हमने कंपाउंड करवा लिया, कंपाउंड करवाए हुए 3 साल बीत गए हैं और 3 साल के बाद आपने दोबारा से वैसा ही ऑफेंस परफॉर्म किया और दोबारा से उस ऑफेंस को कंपाउंड करवाना चाहते हो, तो कह रहा है कंपाउंडिंग हो जाएगी फर्स्ट ऑफेंस मानते हुए। मतलब दो कंपाउंडिंग के बीच में मिनिमम 3 इयर्स गैप होना चाहिए, ऐसा ही बोल रहे हैं यहाँ पर भी। ठीक है, आगे बोल रहे हैं सेक्शन 96 सबसेक्शन 4 के अंदर प्रोवाइड्स दैट वेयर एन ऑफेंस हैज बीन कंपाउंडेड अंडर सबसेक्शन 1 नो प्रोसीडिंग और फर्दर प्रोसीडिंग्स एज द केस में बी शैल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस सो कंपाउंडेड। ये कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 के अंडर किसी ऑफेंस को कंपाउंड कर दिया गया है, हैज बीन कंपाउंडेड मतलब कंपाउंडिंग हो चुकी है, तो उस प्रोसीडिंग पे, उस केस पे, उस कंप्लेंट पे फर्दर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, कंपाउंडिंग हो चुकी है ना, तो मामला खत्म हो चुका है, उस केस में फर्दर कोई भी कार्रवाई नहीं चलेगी। आगे बोल रहे हैं सेक्शन 96 सबसेक्शन 5 के अंदर states that the acceptance of sum of money for compounding of an offence in accordance with subsection 1 by central authority or an officer of central authority empowered in this behalf shall be deemed to be an amount to an shall be deemed to amount to an acquittal within the meaning of CRPC। acquittal का मतलब होता है बरी करना। एक्विटल का मतलब क्या बनता है, बरी करना। जब हम किसी को, जब कोर्ट किसी को बाइज्जत बरी कर देता है, ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा वर्ड बहुत बार, तो उसकी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 के अंदर किसी भी ऑफेंस की कंपाउंडिंग हो चुकी है और पेमेंट सम रिसीव हो चुका है, उसके बाद जो ऑफेंडर था वो बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, उसको बरी मान लेंगे, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि सीआरपीसी के अंडर हम बरी करते हैं किसी भी पर्सन को, वैसे ही कंपाउंडिंग हो गई है, सम पे हो चुका है, तो उस पर्सन को हम एक्विटल कर देंगे, बरी कर देंगे, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ हमको पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर सेल और स्टोरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग और इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स कंटेनिंग एडल्ट्रेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है कौन से गुड्स, एडल्टेड गुड्स, मिलावटी सामान बना के बेच रहे हो, तो क्या पनिशमेंट मिलेगी। या मिलावटी सामान में डील कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एजेंट्स के बीच में, इंपोर्ट कर रहे हो, तो इन सभी केसेस के अंदर अगर आप एडल्टेड गुड्स में डील कर रहे हो तो क्या पनिशमेंट रहेगी, ऐसा लिखा हुआ है। सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट हुएवर, कोई भी पर्सन बाय हिमसेल्फ, अपने आप से, अपनी मर्जी से, या किसी और पर्सन की हेल्प से, या किसी और पर्सन के बिहाफ पे मैन्युफैक्चर करता है सेल करने के पर्पज से, या स्टोर करता है या सेल कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने एजेंट्स के अंदर, या फिर इंपोर्ट कर रहा है ऐसे गुड्स जिनमें क्या है, मिलावट शामिल है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो मिलावटी सामान में, मिलावटी प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहा है, उसकी क्या पनिशमेंट रहेगी, वो पनिशमेंट दे रखी है। और उस एडल्टेड गुड्स से नुकसान क्या पहुंचा है ये भी लिखा हुआ है। इफ सच एक्ट, कौन सा एक्ट, जो एडल्टेड गुड्स हमने सेल किए मैन्युफैक्चर करके, या डिस्ट्रीब्यूट किए, या इंपोर्ट किए, ऐसा कुछ भी किया, उस एक्टिविटी से नुकसान क्या हुआ है और पनिशमेंट क्या है वो डिफाइन कर रखी है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है डज नॉट रिजल्ट इन एनी इंजरी। ये कह रहा है कि उस एडल्टेड गुड्स की एक्टिविटी की वजह से कोई इंजरी तो नहीं हुई है किसी भी कंज्यूमर को, इंजरी नहीं हुई है, पर किसी पर्सन ने क्या किया है,
एडल्टेड गुड्स में डील किया है, सेल किया है, ठीक है, कंज्यूमर को सेल तो कर दिया और कंज्यूमर ने गुड्स कंज्यूम भी कर लिए, पर बाय चांस कंज्यूमर को कोई इंजरी नहीं हुई है, फिर भी पनिशमेंट आएगी क्योंकि आपने वोलेशन किया, आपने गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए आप, इसलिए आपके ऊपर पनिशमेंट आएगी, चाहे कंज्यूमर को कोई इंजरी ना हुई हो। पनिशमेंट कितनी है? विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। तो कह रहा है कोई भी ऐसा पर्सन जो एडल्टेड गुड्स में डील करता है, डील करने का मतलब क्या बना? इंपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सेल करने के लिए, या डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है और इस एक्टिविटी से कंज्यूमर को इंजरी तो नहीं हुई है, पर आपने कहीं ना कहीं एडल्टेड गुड्स में ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है, तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। और पनिशमेंट क्या है? जेल होगी मैक्सिमम 6 महीने की, एंड साथ में फाइन भी आएगा, कितना? मैक्सिमम 1 लाख रुपीज का। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कोजिंग इंजरी नॉट अमाउंटिंग टू ग्रीवियस हर्ट। अब कह रहा है कि जो आपने एडल्टेड गुड्स की एक्टिविटी परफॉर्म की, मैन्युफैक्चर किया सेल करने के लिए, या डायरेक्टली सेल किया, या डिस्ट्रीब्यूट किया, या इंपोर्ट किया, ऐसा कुछ भी किया आपने जिसकी वजह से क्या हुआ? इंजरी तो हुई है कंज्यूमर को, पर ग्रीवियस हर्ट, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, हल्की फुल्की इंजरी हुई है, किनको? कंज्यूमर को, पर कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ कंज्यूमर को, उस केस में भी पनिशमेंट आएगी। पनिशमेंट कितनी है? इम्प्रिजनमेंट दे रखी है आपको मैक्सिमम 1 year की, एंड साथ में फाइन भी आएगा मैक्सिमम 3 लाख रुपीज का। फिर थर्ड केस दिया हुआ है कॉजिंग इंजरी रिजल्टिंग इन ग्रीवियस हर्ट। अगर आपके एडल्टेड गुड्स की एक्टिविटी की वजह से किसी कंज्यूमर को इंजरी हुई और साथ में ग्रीवियस हर्ट, मतलब काफी नुकसान हुआ, काफी मतलब कि ज्यादा लेवल पे इंजरी हुई है, उस केस में इम्प्रिजनमेंट होगी कितनी? मैक्सिमम 7 years की, एंड साथ में फाइन भी आएगा, कितना? मैक्सिमम 5 लाख रुपीज का। और फोर्थ केस दिया हुआ है अगर कोई भी पर्सन एडल्टेड गुड्स में डील कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या डायरेक्टली सेल कर रहा है, या फिर इंपोर्ट कर रहा है, और ऐसी एक्टिविटी करने से कंज्यूमर की डेथ हो गई है, तो जेल कितनी होगी? शैल नॉट बी लेस देन 7 years, कम से कम 7 साल की जेल होगी, और मैक्सिमम लाइफ टाइम तक जेल हो सकती है। देखो लिखा हुआ है बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज। तो ये दे रखा था हमको एडल्टेड गुड्स में डील करने का, जो हमको पनिशमेंट मिलेगी एडल्टेड गुड्स में डील करने की, वो हमको डिफाइन की हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट द ऑफेंसेस अंडर क्लॉजेस सी एंड डी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। सी और डी कौन सा होगा? आप इनको अगर ए बी सी डी की फॉर्म में लिखोगे तो ये बनेगा हमारा ए, ये बन गया बी, ये बना सी, और ये बन गया डी। तो कह रहा है कि जो सी और डी है ये दोनों क्या होंगे सर? कॉग्निजेबल ऑफेंस माने जाएंगे, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। मतलब सी और डी के केस जो हैं उनको सीरियस नेचर का ऑफेंस माना गया है, इसीलिए लिखा हुआ है ऐसा। आगे बोल रहे हैं नॉटविथस्टैंडिंग द पनिशमेंट अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट में इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन suspend any license issued to that person referred to in that subsection under any law for time being in force for a period up to 2 years and in case of second or subsequent conviction cancel the license। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 में हमने एडल्टेड गुड्स में डील करने के लिए पनिशमेंट क्या है वो डिफाइन कर दी। उस पनिशमेंट के साथ साथ अगर जो पर्सन ने वो गलत काम किया, जिस पर्सन ने वो गलत काम किया उसके पास कोई लाइसेंस वगैरह था गुड्स में डील करने के लिए, तो कोर्ट चाहे तो उसका लाइसेंस भी सस्पेंड या फिर कैंसिल कर सकती है। तो सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 में जो पिक्यूनियरी पनिशमेंट दे रखी है और जो इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे रखी है वो तो आएगी, साथ में जिस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया अगर उसके पास उन गुड्स में डील करने के लिए कोई लाइसेंस था तो कोर्ट उसका लाइसेंस सस्पेंड या फिर कैंसिल भी कर सकती है। अब सस्पेंशन कब होगा?
अगर आपने ऐसा ऑफेंस फर्स्ट टाइम किया, फर्स्ट टाइम आप दोषी पाए गए ऐसे ऑफेंस के अंदर, तो आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा मैक्सिमम 2 साल के लिए। और अगर आपने ऐसा ही ऑफेंस सेकंड और सब्सिक्वेंट टाइम किया, बार बार किया, उस केस में फिर आपका लाइसेंस सस्पेंड होने की बजाय डायरेक्टली कैंसिल कर दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि एडल्ट्रेंट का मतलब क्या होता है और ग्रीवियस हर्ट का मतलब क्या होता है। एडल्ट्रेंट का मतलब है कि जब भी हम किसी गुड के अंदर, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के अंदर या डायरेक्टली सेल करने के अंदर, उस गुड के अंदर कोई एक ऐसा मैटर, कोई ऐसा मटेरियल ऐड करते हैं जो उस प्रोडक्ट को, उस गुड को अनसेफ बना देता है कंज्यूम करने के लिए या फिर यूज करने के लिए, उसको बोलेंगे एडल्ट्रेंट। और ग्रीवियस हर्ट का मतलब बोल रहे हैं कि सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी में जो ग्रीवियस हर्ट का मतलब लिखा हुआ वही यहाँ पे कवर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ टॉपिक पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन स्प्यूरियस गुड्स में डील करेगा तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। स्प्यूरियस गुड्स कौन से होते हैं, डेफिनेशन पोर्शन में दिया हुआ था हमको, ऐसे गुड्स जिनको हम फॉल्स तरीके से, जानबूझ के गलत तरीके से जेन्युइन बता रहे हैं जबकि एक्चुअल में वो गुड्स जेन्युइन नहीं है। तो ऐसे गुड्स जो जेन्युइन है ही नहीं, ओरिजिनल है ही नहीं, पर फिर भी उनको हम झूठ मूठ में गलत तरीके से जेन्युइन बता रहे हैं पब्लिक को या किसी कंज्यूमर को। अगर ऐसा आप करते हो, ऐसे केस में डील करते हो, तो क्या पनिशमेंट आएगी वो देख लो। ये कह रहा है कि अगर सेक्शन 91 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन स्प्यूरियस गुड्स में डील करता है और ऐसी एक्टिविटी करने से क्या हुआ, कॉजिंग इंजरी नॉट अमाउंटिंग टू ग्रीवियस हर्ट टू कंज्यूमर, ऐसी एक्टिविटी करने से कंज्यूमर को इंजरी तो हुई है पर कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ, तो इंप्रिजनमेंट कितनी देर रखी है आपको, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल तक मैक्सिमम जेल हो सकती है, साथ ही साथ फाइन भी आएगा मैक्सिमम 3 लाख रुपए का। सेकंड केस दिया हुआ है, ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने से कॉजिंग इंजरी रिजल्टिंग इन ग्रीवियस हर्ट टू कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को इंजरी हुई है और साथ में ग्रीवियस हर्ट भी पहुंचा है, उस केस में इंप्रिजनमेंट कितनी होगी, मैक्सिमम 7 ईयर्स की, एंड फाइन कितना आएगा, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज का आएगा। और थर्ड केस दिया हुआ है कि स्प्यूरियस गुड्स में डील करने की वजह से किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई है, तो इंप्रिजनमेंट कितनी होगी, कम से कम 7 साल की, मैक्सिमम लाइफ टाइम तक होगी, एंड फाइन कितना आएगा, मिनिमम 10 लाख रुपीज का फाइन आपके ऊपर आएगा। आगे बोल रहे हैं सेक्शन 91 सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट द ऑफेंस अंडर क्लोजेस बी एंड सी, क्लोज बी और सी कौन से बनेंगे, ये हुआ हमारा ए क्लोज, ये हुआ हमारा बी क्लोज और ये हो गया सी क्लोज। तो बी और सी की बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 91 सबसेक्शन 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब जो हमारा क्लोज बी है और क्लोज सी है वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल माना जाएगा, मतलब सीरियस नेचर के ऑफेंस माने जाएंगे। आगे लिखा हुआ है यहां पर भी कि अगर नॉटविथस्टैंडिंग द पनिशमेंट अंडर सबसेक्शन 1, ये कह रहा है कि सेक्शन 91 सबसेक्शन 1 में जो पनिशमेंट डिफाइन की हुई है स्प्यूरियस गुड्स में डील करने के लिए, वो पनिशमेंट तो आएगी आएगी, साथ में जिस पर्सन ने स्प्यूरियस गुड्स में डील किया उसके पास कोई लाइसेंस वगैरह भी था, तो कोर्ट चाहे तो उसका लाइसेंस सस्पेंड या फिर कैंसिल कर सकती है। अगर फर्स्ट टाइम आपने स्प्यूरियस गुड्स में डील किया तो आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा, सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस होगा तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक में प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। सेक्शन 98 बात कर रहा है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट ने या मेंबर ने, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन या फिर स्टेट कमीशन, किसी भी कमीशन के प्रेसिडेंट ने या मेंबर ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के केस में, ये लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, मतलब एक्चुअल में कोई ऑफेंस हुआ था कि नहीं हुआ था उसको ये अभी फाइंड आउट कर रहे थे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज, अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसी के लिए तो इनको अपॉइंट किया हुआ है, इसी काम के लिए तो इनको कमीशन ने अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी मेंबर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का हो, चाहे वो स्टेट कमीशन का हो, चाहे वो नेशनल कमीशन का हो, अगर वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं गुड फेथ में, तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, आप उनके ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। कब, अगर वो गुड फेथ में अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो। ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन
98 के अंदर। अब आ जाओ लास्ट सेक्शन पे। सेक्शन 100 दिया हुआ है, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। सेक्शन 100 सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, वो किसी भी अदर एक्ट के डेरोगेशन में, कॉन्ट्राडिक्शन में काम नहीं करता, बल्कि दूसरे एक्ट्स के एडिशन में काम करता है। मतलब अगर कहीं पे सीपीए एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सीपीए एप्लीकेबल होगा, कोई अदर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अदर एक्ट एप्लीकेबल होंगे, सीपीए तो एडिशनली अलग से एप्लीकेबल किया गया है। तो कभी भी सीपीए एक्ट 2019 किसी अदर एक्ट से डेरोगेशन में, कॉन्ट्राडिक्शन में काम नहीं करेगा। तो ये था हमारा कंप्लीटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो हमने आज खत्म कर लिया। ठीक है, ये एक्ट आपको कंप्लीटली रीड करना है, समझना है अच्छे से, याद भी करना है इसमें, और जो भी डाउट रहेंगे आप मुझसे ले लेना। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही इनफ है। हैव अ गुड डे।